एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा से पहला प्रश्न इस प्रकार है। जस्टिस डीपी सूद कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू लुक इनटू। न्यायमूर्ति डीपी सूद आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस मामले की जांच के लिए स्थापित किया गया था? ए. अधिकारियों के अवैध तबादले और पोस्टिंग के मामले की जांच के लिए। बी. बेनामी भूमि की खरीद फरोख्त के मामले की जांच के लिए। सी. सड़क निर्माण के लिए अवैध टेंडर आवंटन मामले की जांच के लिए। डी. पुलिस विभाग में नियुक्ति के मामले की जांच के लिए। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का सेक्शन 118 एक ऐसे व्यक्ति जो कि हिमाचल का किसान नहीं है के नाम पर भूमि स्थानांतरित होने से रोकता है। सेक्शन 118 को अप्रभावी बनाने के लिए केस बाय केस बेसिस पर सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य है। वर्ष 2011 में लैंड डेवलपमेंट के नाम पर सेक्शन 118 को बाईपास करने के लिए इशू किए गए परमिशन सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए जस्टिस डीपी सूद कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 2003 से वर्ष 2011 के बीच हुई बेनामी लैंड डील्स की जांच करने पर कमीशन ने पाया कि 95% यानी 95% लोग हिमाचल के बाहर के थे। सेक्शन 118 में वर्णित नियमों को ताक पर रखकर इन्हें परमिशन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे। कमीशन ने सुझाव दिया कि सरकार या तो सेक्शन 118 को निरस्त कर दे या फिर इसे अक्षरशः यानी लेटर एंड स्पिरिट में लागू करे। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के प्रश्न पत्र से दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द लेटर स्कॉलर ऑफ देवबंद स्कूल हु सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट। देवबंद स्कूल के निम्नलिखित विद्वानों में से पाकिस्तान आंदोलन का समर्थन करने वाले विद्वान को पहचाने। ए. हुसैन अहमद मदनी। बी. मोहम्मद कासिम नानोतवी। सी. शबीर अहमद उथमानी। डी. मोहम्मद अल हसन। कांग्रेस खिलाफत पैक्ट को कार्यान्वित करने के लिए सैयद हुसैन अहमद मदनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उलामा का कांग्रेस के साथ सहयोग सुनिश्चित किया। वह हिंदुस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे और उन्हीं के प्रभाव के कारण उत्तरी यूपी और बिहार के मुसलमानों ने बंटवारे के समय पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया। मोहम्मद कासिम ननोतवी देवबंद आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उन्होंने भारत में मदरसों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। शबीर अहमद उस्मानी या उथमानी देवबंद के उन विद्वानों के नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। जिस प्रकार भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, उसी तरह पाकिस्तान की संविधान सभा में शबीर अहमद उस्मानी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। मोहम्मद अल हसन उर्फ मोहम्मद हसन देवबंदी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग का फतवा जारी करने के लिए जाने जाते हैं। एलाइड सर्विसेज 2019 से तीसरा प्रश्न। Which one of the following is also called power plant of the cell? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ए. गोल्गी बॉडी। बी. माइटोकॉन्ड्रिया। सी. राइबोसोम। डी. लाइसोसोम। कोशिका यानी सेल जीवन की आधारभूत इकाई है। सभी प्रकार के सेल में तीन चीजें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल मुख्यतः दो तरह के प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है। धागे की तरह की डीएनए संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है जहां राइबोसोम्स का निर्माण होता है। निर्माण के बाद राइबोसोम्स न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और विभिन्न तरह की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। सेल झिल्ली की तरह एक पदार्थ साइटोप्लाज्म से भरा रहता है और राइबोसोम्स या तो इसमें तैरते रहते हैं या फिर रफ ईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड संरचना है जो राइबोसोम्स द्वारा बनाई गई प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन स्मॉल वेसिकल्स के माध्यम से निकलते हैं और गोल्गी बॉडीज तक पहुंचते हैं। गोल्गी बॉडी में प्रोटीन की संरचना में बदलाव होता है और इसे सेल के इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। वैक्यूल एक झोला यानी बैग है जिसमें सेल विभिन्न पदार्थों को स्टोर करके रखता है। प्लांट सेल में वैक्यूल पानी स्टोर करके रखता है। लाइसोसोम्स सेल के सफाई कर्मचारी हैं। लाइसोसोम्स सेल के मृत हिस्सों को पचाते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों का ही पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है।
सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है जो सेल की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सेल अपने आकार को साइटोस्केलेटन के द्वारा बनाए रखता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बने माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर प्राणी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर से चौथा प्रश्न। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकसभा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए 47, बी 55, सी 84, डी 72। संविधान के अंतर्गत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 यानी 552 हो सकती है। वर्तमान में यह 543 यानी 543 है। इसके सभी 543 सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया। लोकसभा की 24% यानी 131 सीट्स शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 131 में से 84 यानी 84 शेड्यूल कास्ट्स के लिए और 47 यानी 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। HAS 2019 से 5वां प्रश्न। Which theory on the origin of monsoon states that the monsoons are produced due to differential heating of continents and ocean basins? मॉनसून की उत्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत बताता है कि मॉनसून महाद्वीपों और महासागर घाटी के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं? ए डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ लोन, बी थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली, सी जेट स्ट्रीम थ्योरी, डी एयर मास थ्योरी। सन 1686 में हेली ने मॉनसून की उत्पत्ति का थर्मल कंसेप्ट दिया। इसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ हेली भी कहा जाता है। इसके अनुसार मॉनसून की उत्पत्ति का कारण कंटिनेंटल यानी महाद्वीपीय और ओशियानिक यानी महासागरीय क्षेत्रों की अलग अलग सीजनल हीटिंग है। लेक बेकाल और पेशावर के ऊपर हाई प्रेशर और हिंद महासागर के ऊपर लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हवा समुद्र की ओर चलती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून होता है। मॉनसून की उत्पत्ति का डायनेमिक कंसेप्ट फ्लोहन ने 1951 में दिया। इसके अनुसार प्लेनेटरी विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स सूर्य की स्थिति के साथ बदलती हैं, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में आ जाता है। सर्दियों के मौसम में प्रेशर और विंड बेल्ट्स साउथ यानी दक्षिण दिशा में बढ़ती हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड की स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार डायनेमिक थ्योरी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताती है, जबकि हेली की थ्योरी केवल नॉर्थ ईस्ट मानसून की उत्पत्ति का कारण बताती है। जेट स्ट्रीम थ्योरी और एयर मास थ्योरी मानसून की उत्पत्ति के मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरी के अनुसार सर्दियों में वेस्टर्ली जेट के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में हाई प्रेशर बनता है, जिससे हवाएं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर चलती हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून उत्पन्न होता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट करता है, वैसे वैसे ये हवाएं भी उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। तिब्बत के पठार के अत्यंत गर्म हो जाने पर लो प्रेशर बनता है और ईस्टर्ली विंड्स के चलने के कारण साउथ वेस्ट मानसून उत्पन्न होता है। जेट स्ट्रीम थ्योरी दोनों तरह के मानसून की व्याख्या के साथ साथ बस्टिंग यानी रुक रुक कर होने वाली मानसूनी वर्षा का कारण भी बताती है। एयर मास थ्योरी के अनुसार गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे ऊपर होता है तो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट कर जाता है। इसके कारण साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को पार करती हैं और कोरियोलिस फोर्स के कारण साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहना शुरू करती हैं। यही ट्रेड विंड्स जब भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर बहती हैं तो साउथ वेस्ट मानसून कहलाती हैं। सर्दियों में सूर्य के दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट करने पर यह प्रक्रिया एकदम उल्टी हो जाती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून को जन्म देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आज का प्रश्न यह है कि आपने बताना है हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमा किस किस राज्य या राष्ट्र से लगती है। यदि इस वीडियो से आपके ज्ञान में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज्ञान के मुक्त और मुफ्त प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थियों के साथ ज़रूर साझा करें।
ऐसी ही और गुणवत्तापूर्ण वीडियोस पाते रहने के लिए आपके अपने चैनल HP जर्नल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय और आपके डाउट्स या शंकाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।